अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केएम रात। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तैमूर एयर लॉन्च स्टेल्थ क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि तैमूर एएलसीएम में और रात एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में क्या फ़र्क है, प्लस तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में क्या नए फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर वेपन आर्सेनल के लिए अहम है। इसके साथ साथ यहाँ इसे लॉन्च किया गया है मिराज 3 एयरक्राफ्ट के साथ, तो ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि GF-17 थंडर को यहाँ क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि प्रमोशनल पोस्टर्स में और नॉर्मली भी यही बताया जाता है कि तैमूर और रात मिसाइल्स बेसिकली GF-17 थंडर्स के यूज के लिए ही डेवलप किए गए थे और पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन भी यही है कि थंडर्स वो एक मेन प्लेटफॉर्म होगा जो इन मिसाइल्स को यूज करेगा, क्योंकि वो एक तो हमारे इंडिजिनस हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन का भी मसला नहीं है और वो बेहतर तरीके से इन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। बट उस सब के बावजूद भी मिराजिस ही अभी तक क्यों इन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं। दोस्तों 3 जनवरी को ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। यहाँ आप तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज आपको यहाँ पर्टिकुलर कॉर्नर्स और स्कैल्प टॉरस और जॉइंट एयर टू सरफेस एंड एंटीशिप मिसाइल जो जैसराम जैसे मिसाइल्स हैं यूएस के, उन जैसा एक स्टेल्थियर डिजाइन देखने को मिलेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है, जो कि अराउंड रात 2 न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल जितनी ही आ जाती है। तो बेसिकली तैमूर मिसाइल रात क्रूज मिसाइल का एक कन्वेंशनल वेरिएंट है। सादा अल्फाज में समझाऊं तो जिस दिन रात क्रूज मिसाइल चलेगा तो समझ लीजिएगा न्यूक्लियर वॉर हो चुकी है, और जिस दिन तैमूर क्रूज मिसाइल चलाया जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो चुका है, या ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस 2.0। ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम का यूज किया गया है और तैमूर क्रूज मिसाइल को डेवलप किया गया है वेरी लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से ये एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेड कर सकता है। अब दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बीट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हाई स्पीड अचीव करना कि आपके पास सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल हो जिसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा हो कि एनिमी अगर उसके खिलाफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर भी करे फिर भी चांसेस कम हो कि वो इंटरसेप्ट हो जाए। और दूसरा तरीका ये होता है जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स यूज करते हैं कि अपने आप को स्टेल्थियर प्रोफाइल दी जाए प्लस लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई किया जाए, ताकि अर्थ कर्वेचर की वजह से एनिमी का रेडार बहुत ज्यादा दूरी पर आपको डिटेक्ट ही ना कर पाए, और जब वो डिटेक्ट करे भी तो आप उसके सर पर पहुंच चुके हो। तो यही वजह है कि इस तरह के स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स आज भी बहुत ही ज्यादा अहम समझे जाते हैं, और इवन मॉडर्न रेडार्स आ जाने के बावजूद भी इस तरह के क्रूज मिसाइल्स चाहे उनकी स्पीड सबसोनिक ही क्यों ना हो, वो बहुत ही ज्यादा डेडली कंसीडर किए जाते हैं, इवन सैचुरेटेड और कंटेस्टेड एयर स्पेस में भी। इसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रॉपर कन्वेंशनल डेटरेंस के लिए अनाउंस किया है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कन्वेंशनल वेरिएंट है राद क्रूज मिसाइल का, जो कि पेनिट्रेशन वॉरहेड कैरी करेगा। इसे पाकिस्तान ने बेसिकली इस तरह डेवलप किया है कि बंकर्स तक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जा सके, बिकॉज अगर नॉर्मल सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात की जाए तो इन्हें एज अ बंकर बस्टर नहीं देखा जाता, बट अगर इन्हें स्पेशलाइज्ड वॉरहेड के साथ, जिन्हें हम टैंडम वॉरहेड कह देते हैं, उनके साथ इन्हें इक्विप कर दिया जाए तो ये इवन बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसे पाकिस्तान का एक लोकल स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहा जा रहा है, और इंडिया के मुकाबले में बड़ा एज ये है कि इंडिया स्टॉर्म शैडो फ्रांस से ले रहा है, और पाकिस्तान तैमूर और रात जैसे क्रूज मिसाइल्स को बहुत लंबे अरसे से डेवलप कर चुका है, और तैमूर मिसाइल्स भी आज से 2-3 साल पहले डेवलप हो चुके थे। टेस्ट अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अनाउंस किया है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर जो अहम एक मुद्दा भी है, बहुत से लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने 50 साल पुराने मिराज 3 रोज अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट को यूज किया इस वेपन सिस्टम की डिलीवरी के लिए। लेकिन जब भी रात क्रूज मिसाइल ये तैमूर वेपन सिस्टम की बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि ये तो GF-17 थंडर के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ऐसा क्यों है कि GF-17 को यहाँ यूज नहीं किया गया? दोस्तों एक चीज यहाँ मैं आपको वाजे कर दूं कि तैमूर हो या चाहे रात क्रूज मिसाइल्स हो, ये प्राइमरली GF-17 के लिए ही डिजाइन किए गए थे, और GF-17 थंडर्स इन्हें कैरी कर सकते हैं, और इसकी पिक्चर्स भी मौजूद है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि थंडर्स इन्हें कैरी कर सकते हैं या नहीं। अब आम चीज ये है कि ये पिक्चर, ये वीडियो जो रिलीज की गई है, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स जिन पैरामीटर्स को जांचना चाह रही थी उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली मिराज एयरक्राफ्ट एक बेहतर प्लेटफॉर्म था। हो सकता है पाकिस्तान मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज को एक्सप्लोर कर रही हो, और उस डोमेन में मिराज इस वजह से अहम है कि GF-17 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, छोटा एयरक्राफ्ट है, उसकी कॉम्बैट रेंज निस्बतन कम है, जबकि मिराज एयरक्राफ्ट GF-17 से निस्बतन हायर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट या हैवियर एयरक्राफ्ट है, और इसकी ओवरऑल कॉम्बैट रेंज GF-17 से कुछ 100 किलोमीटर ज्यादा है। सो वहां अगर आपने लॉन्गेस्ट किल अचीव करनी है कि मिसाइल भी आपको 600 किलोमीटर की
रेंज दे रहा है, प्लस आपका अपना एयरक्राफ्ट कॉम्बैट रेंज की डोमेन में कितना दूर जा सकता है, वो तमाम चीजें भी मैटर करती हैं बैटलफील्ड में। और मोस्ट प्रोबेबली यही वजह है कि पाकिस्तान ने मिराज एयरक्राफ्ट को यूज किया। इसके साथ साथ एक और अहम एस्पेक्ट ये भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया को ये सिग्नल दे रही है कि बेशक ये मिराजेस 50 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी ये दुनिया का कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट जो एक मॉडर्न फाइटर जेट कैरी करता है, ये वो कैरी कर सकते हैं, उन्हें कामयाबी के साथ अपने टारगेट पर फायर कर सकते हैं और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। सो ये कैपेबिलिटी दिखाना न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए प्लस आपके एडवर्सरी के लिए, ये उनके लिए एक सिग्नल होता है, एक आपकी डेटरेंस होती है जो आप सॉफ्ट मीन्स के थ्रू तक पहुंचा देते हैं कि अगर आपने कोई भी हमारे खिलाफ मिसएडवेंचर किया तो ये चीज आपके लिए तैयार है। एज वेल एज अगर आप तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की एक्यूरेसी देखें तो यहाँ ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी को अचीव कर रहा है। और इसकी गाइडेंस के बारे में मैं ऑब्वियसली बताना थोड़ा सा भूल गया वीडियो के शुरू में कि ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्लस सैटेलाइट बेस्ड गाइडेंस और आईआर गाइडेंस, इन तमाम फीचर्स को यूज करता है, जिसकी वजह से इवन अगर इसकी सैटेलाइट गाइडेंस डिसरप्ट होती भी है तो इसका आईआर कैमरा इसे गाइड कर सकता है। इसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसमें ऑलरेडी टारगेट के कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं वो इन्हें गाइड कर सकता है। सो ओवरऑल इसे जैम करना या इसके तमाम चैनल्स को एक ही वक्त में जैम करना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।